नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जाटोलिया आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम राजस्थान इतिहास या राजस्थान जीके के टॉपिक राजस्थानी साहित्य के बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सभी साथी, आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो कक्षा 10 के लिए जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक चलती है राजस्थान अध्ययन, उसी के अध्याय नंबर 4 जिसमें राजस्थानी साहित्य के बारे में बताया गया है वो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सभी साथी वीडियो को आखिरी तक देख, ताकि एग्जाम की दृष्टि से आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए और आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे पाए। तो चलते हैं। यहां देखते हैं साथी, सबसे पहले साहित्य इस किताब में जो दिया गया है साथियों, राजस्थान में जो साहित्य मिलते हैं वो संस्कृत भाषा में मिलते हैं और कुछ प्राकृत भाषा में भी मिलते हैं। ये जो पूर्व मध्य युग है साथियों, पूर्व मध्यकाल जो है राजस्थान में 700 से जो 1000 ईस्वी का है, उसमें जो है अपभ्रंश भाषा के विकास के कारण इसमें भी जो है साहित्य लिखा गया है। अपभ्रंश का मतलब होता है कि भाषा बदलते हुए अपने रूप को, जो मूल रूप उसको खो बैठती है और नया रूप जब धारण कर लेती है तो नया वाला रूप अपभ्रंश कहलाता है। तो अपभ्रंश में भी राजस्थान में साहित्य लिखे गए हैं, संस्कृत में भी लिखे गए हैं और कुछ प्राकृत भाषा में भी मिलते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राकृत भाषा से ही जो डिंगल है और डिंगल से गुजराती और मारवाड़ी भाषाओं का क्या हुआ है, विकास हुआ है। आपने सुना होगा कि राजस्थानी साहित्य में डिंगल और पिंगल ये दो साहित्यिक विधाएं हैं, एक डिंगल है और एक पिंगल है। मूल रूप से हम इसी में बांटते हैं दो साहित्यिक विधा है। डिंगल जो मुख्य रूप से देखोगे तो जो पश्चिमी राजस्थान है उसका जो साहित्य मिलता है वो मुख्य रूप से डिंगल भाषा में मिलता है, और जो पूर्वी राजस्थान है जो उसका जो साहित्य जो मूल रूप से पिंगल भाषा में मिलता है, इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव है और इसमें मारवाड़ी को ही हम डिंगल सामान्य भाषा में कहते हैं। तो विद्वानों का मानना है कि डिंगल और डिंगल से ही फिर गुजराती और मारवाड़ी भाषाओं का विकास हुआ है। मतलब है कि जो मारवाड़ी है वो डिंगल का ही रूप है और संस्कृत से जो है पिंगल और इसी से ब्रज और खड़ी हिंदी का विकास हुआ है, ये विद्वानों का मानना है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि तो मारवाड़ी का संबंध कौन से है, डिंगल या पिंगल? डिंगल। और गुजराती से ही इसकी उत्पत्ति या गुजराती की इससे उत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि ब्रज भाषा का प्रभाव जो है या ब्रज किससे संबंधित है, पिंगल। या पूर्वी राजस्थान में जो भरतपुर अलवरवाड़ा ये जो अपना जयपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पिंगल साहित्य। और ये जो है पश्चिमी राजस्थान में तो जैसलमेर बाड़मेर वाला क्षेत्र है, उधर जो भी साहित्य आपको मिलेगा वो डिंगल में है, मुख्य रूप से मारवाड़ी और पिंगल या फिर ब्रज का जिसमें प्रभाव है। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा मरु भाषा है। अभी आरएस में भी पूछा गया था कि जो है कुवले माला में कितनी भाषाओं के बारे में। तो यहाँ विद्वानों का जो मानना है कि राजस्थान की जो प्रमुख भाषा रही है वो मरु भाषा रही है। मरु प्रदेश भी राजस्थान को बोला जाता है, मरु का मतलब मरुस्थल। यहाँ जो भाषा बोली जाती है उसको मरु भाषा विद्वानों ने कहा है। मरु भाषा को ही फिर आगे मरुवाणी भी कहा जाता है और फिर उसी को आगे मारवाड़ी भी कहा जाता है। अगर मारवाड़ी के बारे में पूछा जाए तो मारवाड़ी भाषा जो है मुख्य रूप से जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है प्रमुख रूप।
डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने राजस्थानी भाषा के लिए डिंगल अथवा मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो अगर पूछा जाए कि डॉक्टर सुनीति कुमारी चटर्जी ये एक प्रमुख इतिहासकार विद्वान वही है, इन्होंने डिंगल अथवा मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किसके लिए किया है? राजस्थानी भाषा के लिए। 8वीं शताब्दी ईस्वी में उद्योतन सूरी, ये अभी जो आरएस में पूछा गया था, उद्योतन सूरी इनका एक ग्रंथ है कुवलयमाला। उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवलयमाला में मरु भाषा, गुर्जर, लाट और मालवा प्रदेश की भाषाओं का उल्लेख किया है। जैन कवियों के ग्रंथों की भाषा भी मरु भाषा ही बताई इन्होंने, क्योंकि ये उद्योतन सूरी एक जैन विद्वान थे और इन्होंने अपना ग्रंथ कुवलयमाला लिखा। इसमें देखो इन्होंने मरु भाषा के बारे में बताया, गुर्जर भाषा के बारे में बताया, जो मुख्य गुजरात क्षेत्र, जिसको वर्तमान में गुजरात वाला क्षेत्र बोला जाता है, उसमें बोली जाती थी। लाट भाषा के बारे में बताया है और जो मालवा क्षेत्र में बोली जाती थी उस भाषाओं के बारे में भी इन्होंने अपने ग्रंथ कुवलयमाला में बताया। तो अगर पूछा जाए कि कुवलयमाला में उद्योतन सूरी ने कौन कौन सी भाषाओं का उल्लेख किया है, तो मरु भाषा का उल्लेख नहीं किया उन्होंने इसमें गुर्जर, लाट और मालवा भाषा का भी वर्णन किया है। तो मुख्य रूप से 4 भाषाएं मरु, गुर्जर और लाट और मालवा भाषाओं का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ कुवलयमाला में किया है उद्योतन सूरी में। और डॉक्टर सुनीति कुमारी चटर्जी ने राजस्थानी भाषा के लिए डिंगल या फिर मारवाड़ी भाषा का शब्द का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य समृद्ध साहित्य है, जिसके अंतर्गत रचना की दृष्टि से विविधता है, यही राजस्थान की विरासत है। राजस्थानी संपूर्ण राजस्थान की भाषा वही है। इसकी कृतियों को हम 4 भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। जो पहला भाग है हम कहते हैं चारण साहित्य या चारण साहित्य की कृत। चारण मुख्य रूप से पहले के जो राजा महाराजा रहते थे, खास करके पश्चिमी राजस्थान में, उनके दरबार में उनके जो दरबार का लेखा जोखा रखने वाले जो विद्वान रहते थे उनको चारण कहा जाता है। चारण एक जाति भी है राजस्थान में। और दूसरा है जैन साहित्य की कृतियां, जैसे कि कुवलयमाला उद्योतन सूरी का, ये जैन साहित्य की कृतियां। तीसरा संत साहित्य की कृतियां, जैसे कि मीराबाई है, रैदास है, कबीर है, या जितने भी संत हुए हैं राजस्थान के संदर्भ में उनकी कृतियां। और तीसरा है लोक साहित्य। लोक साहित्य मतलब जो जनता में प्रचलित कहानियां हैं, किस्से हैं, परंपराएं हैं, धारणाएं, उन सबको जब लिखा गया तो वो लोक साहित्य की कृतियों में आएंगे। इन 4 भागों में हम राजस्थानी साहित्य को बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चारण साहित्य की बात करते हैं। तो चारण जो साहित्य है वो राजस्थान में एक समृद्ध साहित्य रहा है, सबसे समृद्ध साहित्य है, और चारण कवियों ने इसका लेखन किया है। यह साहित्य वीर रस से ओतप्रोत है। वीर रस का मतलब होता है कि व्यक्ति को एक वीर योद्धा के रूप में मानते हुए उनका चित्रण करना। और आगे देखेंगे तो यह साहित्य प्रबंध काव्यों, गीतों, दोहों, सोरठे, कुंडलियां, छप्यों, सवेयों आदि छंदों में उपलब्ध। इनमें जैसे काव्य, गीत, ये सोरठ, जैसा कि आपने चेतावनीरा चुंगटिया पढ़ा होगा, चेतावनीरा चुंगटिया, ये 13 सोरठों का ही तो संग्रह है। 13 सोरठे केसरी सिंह बारठ के द्वारा जो लिखे गए थे। केसरी सिंह बारठ ने जो 13 सोरठे लिखे थे, जिसको हम चेतावनीरा चुंगटिया कहते हैं, वो सोरठे थे। कुंडलियां, छप्या, सवे आदि छंद चारण साहित्य में उपलब्ध है।
चारण साहित्य में अचलदास खिचीरी वचनिका, पृथ्वीराज रासो, सूरज प्रकाश, वंशवासकर, बांकीदास ग्रंथावली आदि प्रमुख ग्रंथ। इन ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे अचलदास खिचीरी वचनिका, ये है शिवदास गार्डन का। शिवदास गार्डन एक कवि रहे हैं, इन्होंने अचलदास खिचीरी वचनिका लिखी है। ये अचलदास खिची गागरों के एक शासक हुआ करते थे, तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने ये अचलदास खिचीरी वचनिका लिखी है। पृथ्वीराज रासो है, सूरज प्रकाश है, ये कर्णिदान की रचना है। सूरज प्रकाश याद रहना साथियों, सूरज प्रकाश इसकी रचना है कर्णिदान की। पूछा जाता है, काफी बार पूछा भी गया है कि सूरज प्रकाश किसकी रचना है। मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है, कर्णिदान। इसके अलावा देखो तो बांकीदास, ये कवि बांकीदास हुए थे, उन्हीं की ग्रंथावली, बांकीदास रिख्यात वगैरह। तो ये जो ग्रंथ बताएंगे, ये चारण साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत वह साहित्य आता है जो जैन मुनियों के द्वारा लिखा गया है, जैसे कि वज्रसेन सूरी, कृत भरतेश्वर बाहुबली गोद, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। भारतेश्वर बाहुबली गोद ये जो है वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा शालीचंद्र सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली रास प्राचीन राजस्थानी ग्रंथ है। कालांतर में बुद्धिराम या वृद्धिरास, जम्बू स्वामी चरित, आबरास, स्थूली भद्ररास, रेवंत गिरिरास, जीव दयारासु और चंदन बाला रास आदि ग्रंथों की रचना भी हुई है जैन साहित्य के अंतर्गत। तो आप इनमें से कुछ नाम याद रखिए, जैसे बुद्धिरास है, जम्बू स्वामी है, चरित है, आबरास है, स्थूली भद्ररास है। ये सब जैन साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ है राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के साहित्यिक विरासत में संत साहित्य का उल्लेखनीय स्थान है। हाँ, आगे हम देखते हैं साथियों, भक्ति आंदोलन के समय दादूपंथियों और राम स्नेही संतों ने साहित्य का सर्जन किया है। इसके अतिरिक्त मीराबाई के पद है, महाकवि दंड के दोहे हैं, और नाभादास कृत वैष्णव संतों के जीवन चरित्र। पृथ्वीराज राठौड़, आपने जरूर नाम सुना होगा साथियों, पृथ्वीराज राठौड़, पाथल या पीतल का नाम सुना होगा। जो पीतल है वो पृथ्वीराज राठौड़ के लिए शब्द प्रयोग में लिया जाता है। शुरू कर दिया। नाभादास कृत वैष्णव भक्तों के जीवन चरित्र है। पृथ्वीराज राठौड़, जो आपने पाथल और पीथल में जो नाम सुने थे, जो पीथल नाम उसमें यूज लिया जाता है पृथ्वीराज राठौड़ के लिए लिया जाता है। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। तो ध्यान रहे कि बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका इनका ग्रंथ है, पृथ्वीराज राठौड़ का। और इनको और किस नाम से जाना जाता है, पीथल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे तो सुंदर कुंवरी के राम रहस्य पद और सुंदरदास और झाम्बोजी की रचनाएं, संत झाम्बोजी, उनकी रचनाएं भी महत्वपूर्ण है राजस्थानी साहित्य में। राजस्थान का लोक साहित्य भी काफी समृद्ध रहा है, जैसा कि वर्तमान में भी आप काफी सारी जो लोक प्रचलित कथाएं हैं, कहानियां हैं, वात है, ये सब सुनते होंगे, वो सब लोक साहित्य के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत देखो तो लोकगीत जो वर्तमान में चलते हैं अपने राजस्थान में, लोक कथाएं या गाथाएं, लोक नाट्य, पहेलियां, प्रेम कथाएं और फड़। फड़ जो कि एक कपड़े पे जो चित्रित रहती है, आपने प्राचीन
या कुछ दिनों पहले भी गांव में शायद आज भी जो पहले जो कुछ छड़ चित्रण करने वाले आते थे, वो एक कपड़े में एक लपेट के लाते थे और उसके साथ एक नाचने वाली होती थी और एक उसको गाता जाता था चित्रों के माध्यम से, और एक उसके अनुसार डांस करती जाती थी उसके साथ जो महिला होती थी, तो उसको फड़ बोलते हैं। तो ये सब लोक साहित्य के अंतर्गत आती है। तीज, त्योहार, विवाह, जन्म, देव पूजन और मेले अधिकतर लोक साहित्य का ही भाग है। राजस्थान में फड़ का भी प्रचलन है। आगे हम फड़ भी देखेंगे कि देव नारायण जी की फड़ है, रामदेव जी की फड़ है, बाबू जी की फड़ है, भैंसासुर की फड़ है। ये सब फड़ चित्रण राजस्थान में फड़ चित्रों के द्वारा किया जाता है। किसी कपड़े पर, यहां देखना, किसी कपड़े पर लोक देवता का चित्रण किया जाकर उसके माध्यम से ऐतिहासिक और पौराणिक कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाना ही क्या कहलाता है? फड़। जैसे कि देवनारायण जी की फड़ है, बाबूजी, ये बापूजी नहीं है, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी की फड़। विधा की दृष्टि से राजस्थानी साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, ये हम देखेंगे। पहले हम यहाँ दोबारा देखते हैं, ये फड़ है तो ध्यान रखना, फड़ कपड़े पे चित्रित की जाती है। पहला क्वेश्चन की फड़ कागज पे चित्रित की जाती है, कपड़े पे की जाती है, चमड़े पे की जाती है, किस पे की जाती है? कपड़े पे। दूसरा, इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी लोक देवी देवता होगा या कोई भी लोक देवता होगा, उसका क्या होगा? चित्रण होगा। चित्रों के माध्यम से रामदेव जी है, तो रामदेव जी की फड़ में रामदेव जी को पहले जन्म दिखाया जाएगा, तो जन्म से वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और फिर अंत तक समाधि तक दिखाया जाएगा चित्रों के माध्यम से। और उसी चित्रों के माध्यम से जो फड़ चितेरा होगा, मतलब जो फड़ बांटने वाला जो गोफा होगा, वो उसी के माध्यम से आपको कहानी के तौर पे वो पूरी कहानी जन्म से लेके समाधि तक बताता जाएगा। ये कपड़े पे चित्रित एक उनका जो चित्रण होता है किसी भी लोक देवता का, और उनकी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं वो उसके माध्यम से कहता है। अब हम देखते हैं राजस्थानी साहित्य जो कि दो भाग हैं, एक गद्य है, एक पद्य है। जो हमने डिंगल और पिंगल देखा था वो साहित्य की विधाएं थी, ये साहित्य है, साहित्य की शैलियां डिंगल और पिंगल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिंगल या पिंगल क्या है, तो ये साहित्यिक विधा की शैलियां है। अब हम देखते हैं गद्य और पद्य। तो सबसे पहले पद्य साहित्य में देखते हैं, जैसे आपने बचपन में कभी गद्यांश और पद्यांश किए होंगे तो याद होगा, गद्यांश आपको देखा होगा तो आपने कहानी के तौर पे कुछ वर्णन रहा होगा, लेकिन पद्यांश जब देखा होगा तो कविता के तौर पे लिखा होगा, कविता के जैसे कुछ लिखा होगा, उसको हम पद्यांश कहते थे। और जो वर्णात्मक या कहानी के तौर पे लिखा होगा तो उसको हम गद्यांश कहते थे। तो यहाँ हम देखते हैं पद्य साहित्य। पद्य मतलब जो कविता के तौर पे जैसे लिखे गए हैं, वर्णात्मक नहीं होते हैं, सोठ में होते हैं, जैसे कि दूहा है, सोरठा है, गीत है, कुंडलिया है, छंद, छप्पे आदि आते हैं। तो ध्यान रहे, पद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाएगा? दूहा, सोरठा, गीत, कुंडलिया, जैसे कि हाला झालारी कुंडलिया, छंद, छप्पे आदि, ये सब पद्य साहित्य में आते हैं। गद्य साहित्य के अंतर्गत देखें तो वात, वात मतलब किसी भी कोई किसी संबंधित कोई कहानी है, उसको मतलब हम जब प्राचीन काल में भी बड़े बुजुर्गों से आपने जब फ्री रहे होंगे तो उन्होंने आपको बात कही होगी। बात मतलब एक कहानी के तौर पे ही एक कहते हैं। वचनिका है, ख्यात है, दवावेत है, वंशावली है, पट्टावली है, पीड़ियावली है, दफ्तर विगत है, हकीकत है, ये सब गद्य साहित्य के भाग है। तो इनका आप नाम ध्यान जरूर रखें कि कौन सा गद्य है और कौन सा पद्य है। क्वेश्चन आजकल ऐसे ही बनते हैं क्योंकि अब वो ट्रेंड, पिछला वाला ट्रेंड अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो आजकल क्वेश्चन ऐसा ही आप पूछ ले कि वंशावली गद्य है कि पद्य। तो ध्यान रहे, वंशावली जो है गद्य साहित्य में आता है। दवावेत जरूर ध्यान रहे, ख्यात, वचनिका, वात, हकीकत, पट्टावली, पीड़ियावली, ये सब जो है गद्य साहित्य में आते हैं, जबकि दोहा, सोरठा, गीत, कुंडलिया, छंद वगैरह पद्य साहित्य, मतलब जो कविता के टाइप में होगी वो तो पद्य है, और जो कहानी के टाइप में होगी वो सब गद्य में शामिल किए जाते हैं। ये दो साहित्य आप इंपोर्टेंट है। आगे हम चलते हैं।
तो आगे हम देखते हैं साथियों कि इसके अतिरिक्त जो है हरिदास भारकृत, अजीत सिंह चरित है, उदयराम भारतकृत अवदान है, अवदान है, पद्मनाभ पद्मनाभ का एक कानड़दे प्रबंध, ये इंपॉर्टेंट है कि कानड़दे प्रबंध किनकी रचना है? पद्मनाभ की। कानड़देव जालोर के एक शासक हुआ करते थे, कानड़देव चौहान, उन्हीं के बारे में पद्मनाभ ने इस ग्रंथ में लिखा है, जिसको हम कानड़देव प्रबंध कहते हैं। इसकी रचना पद्मनाभ ने की, ध्यान रखिएगा। एक है दुरसा आडा, ये कीर्तार बावनी, ये कीर्तार बावनी भी एक ग्रंथ है इनका दुरसा आडा, ध्यान रहे, कीर्तार बावनी दुरसा आडा का है। अजीत सिंह चरित जो है हरिदास की रचना है, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अजीत सिंह चरित किसकी रचना है? हरिदास की है। कानड़देव प्रबंध किनकी रचना है? पद्मनाभ की है। और कीर्तार बावनी किनकी रचना है? दुरसा आडा की। और ये अवधान ध्यान रखना उदयराम भारत की रचना है। इसके बाद दलपति विजय या दौलत विजय का खुमान रासो है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी एग्जाम पूछा गया है कि खुमान रासो, दौलत या दलपत विजय इनको बोलते हैं, या दलपति भी कहीं कहीं दिया जाता है, दलपति विजय या दौलत विजय, उनकी रचना है खुमान रासो। गज गुण रूपक शिवदास की रचना है। राला लेंग ये अमरनाथ जोगी की रचना है। और जम्बूर स्वामी मीरारास जो है ये कवि धर्म की रचना है। इसके आगे भी बहुत सारी रचनाएं आप देख सकते हैं। यहाँ आगे हम जब चलते हैं तो और इनमें इंपोर्टेंट जो रचनाएं देखते हैं, ये बांकीदास लिख्यात, कवि बांकीदास, नरपति नाले का बीसल देव रासो, ये इंपोर्टेंट है, काफी पूछा गया है। बीसल देव रासो किनकी रचना है? नरपति नाले। मिलान करने वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि नरपति नाले की या बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाले। रुक्मणी हरण विठल दास की है। वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास की है। और हाला झालारी कुंडलिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ईश्वर दास, ध्यान रखना, ईश्वर दास की रचना है हाला झालारी कुंडलिया। तथा भांडड़ व्यास के करते हमीरन, ये भांडव व्यास भी मिलता है आपको, या भांडण व्यास या भांडव व्यास, ये हमीरायण इन्हीं की रचना है, ध्यान रहे। तो हमीरायण भांडव व्यास की रचना है। ये आप देखोगे तो राजस्थानी साहित्य में प्रमुख ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप दोबारा रिवीजन करिएगा साथियों सभी, ताकि आपको एक बार याद हो जाए आसानी से। और अनेक एग्जामों में ये पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आजकल मिलान करने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप एक बार पुनः दोबारा इनको देख ले एक बार कि अजीत सिंह चरित हरिदास की रचना है। अवदान उदयराम बारट की रचना है। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ की रचना है। कीर्तार बावनी दुरसा आडा की रचना है। ये जो खुमान रासो है दलपत विजय या दौलत विजय की रचना है। गज गुण रूपक शिवदास की रचना है। राला लेंग अमरनाथ जोगी की रचना है। और ये जम्बू स्वामी रास जो है कवि धर्म की रचना है। इसके आगे आप लोगे तो बांकीदास लिख्यात कवि बांकीदास की रचना है। नरपति नाले की रचना बीसल दे रासो है, या बीसल दे रासो नरपति नाले की रचना है। रुक्मणी हरण विठल दास की रचना है। और वीर विनोद कविराज श्यामल दास। आगे देखेंगे तो बांकीदास की रचना बांकीदास की ख्यात है। ख्यात साहित्य राजस्थान में एक प्रमुख साहित्य हुआ करता है, जिसमें प्रमुख राजवंशों की वंशावलियां हुआ करती है, इसमें जिसको हम ख्यात बोलते हैं। तो बांकीदास की ख्यात कवि बांकीदास की रचना है। और यहां पे देखोगे तो बीसल देव रासो, ये नरपति नाले की रचना है। विठल दास कृत रुक्मणी हरण है, प्रमुख ग्रंथ है ये भी विठल दास का। और वीर विनोद तो खैर इंपोर्टेंट है ही राजस्थान के इतिहास में। वीर विनोद जो रचना है कवि राजा, इनको कवि राजा भी बोला जाता है, कवि राजा श्यामल दास, ठीक है। वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास की रचना है। और हाला झालारी कुंडलिया, ये पूछा गया है काफी एग्जाम में, हाला झालारी कुंडलिया, ये भी कवि ईश्वर दास की रचना है, ईश्वर दास बोलते हैं इनको, इनकी रचना है। और भांडव व्यास हमीरायण, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमीरायण ये भांडण व्यास है,
लेकिन इनको भांडव भी लिखा जाता है कहीं कहीं जगह, भांडव व्यास। ये भांडव व्यास की रचना है कवि हमीरायण या हमीरायण। ये प्रमुख राजस्थानी ग्रंथ है, तो आप इनका नाम जान रखें। इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे मिलान के लिए हो, चाहे एक लाइन वाले हो या। अब हम देखते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला की एक समृद्ध विरासत। संस्कृति के आधार पर ही राष्ट्र की उपलब्धि और उन्नयन उन्नति का आकलन होता है। संस्कृति आंतरिक वस्तु है और व्यापक है। कला संस्कृति की गाड़ी होती है, कला संस्कृति का ही अंग है और कला संस्कृति की ही भाषा है। कला ही संस्कृति को मूल रूप प्रदान करती है। कला की सामग्री से जीवन और रहन सहन के विभिन्न बौद्धिक पहलुओं का इतिहास लिखा जा सकता है। ये सब किताब में दिया गया है, जो कक्षा 10 की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है। हम हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं इसमें यहां से कि हूणों के आक्रमण से राजस्थान के स्थापत्य को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि जब हूण आक्रमण करते थे तो जो भी मिलता था उसको जला देते थे। जो भी उनको साहित्य मिला उनको जला दिया गया, तो राजस्थानी साहित्य को काफी सारा नुकसान हूण आक्रमण से भी हुआ है। जो मूल प्रकृति वो काफी सारी नष्ट हो गई है। पूर्व मध्यकाल की बात करें हम, जो 700 से 1000 ईस्वी तक का है, तो जब गुर्जर प्रतिहार शासकों ने राजस्थान क्षेत्र में अपना शासन जमाया तो वे स्थापत्य के विकास के मामले में गुप्तों के उत्तराधिकारी साबित हुए। गुप्त वंश जो कि भारतीय इतिहास में एक प्रमुख वंश रहा है, उसके बाद जब राजस्थान में देखोगे तो गुर्जर प्रतिहार एक प्रमुख वंश आएगा। ऐसा माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार जो है गुप्तों के ही सामंत हुआ करते थे, और बाद में उन्होंने राजस्थान या गुर्जर जो वर्तमान का गुजरात क्षेत्र जिसको बोला जाता था गुजरात, उस क्षेत्र पे इन्होंने अपना अधिकार जमाया। और राजस्थान में इनको हम गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं। इस काल में बड़ी संख्या में इन्होंने मंदिर बनाए। जो गुर्जर प्रतिहार शैली अथवा महामारू शैली इंपोर्टेंट है, इस शैली के मंदिर काफी बार पूछे गए हैं। या इस शैली का नाम आप ध्यान रखना कि इसको अन्य नाम किस नाम से जाता है, महामारू शैली, या तो गुर्जर प्रतिहार शैली या फिर महामारू शैली, दोनों एक ही बात है। या तो पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ, या निम्न में से कौन सा मंदिर महामारू शैली में बना हुआ, दोनों का एक ही बात है। राजस्थानी हम आगे देखें तो कला शिल्प भाव प्रधानता अंग और प्रतीकात्मक तथा धर्म प्रधानता इस शैली की एक विशेषता रही है। जो महामारू शैली है उसको जेम्स वर्जेस और जेम्स फर्ग्यूसन ने इस मंदिर में जो मंदिर बनाए गए उनको आर्यावर्त शैली या इंडो आर्यन शैली का प्रयोग किया है, और इसमें धर्म वगैरह की प्रधानता है। अब हम आगे देखते हैं, ये अपना राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया है। अब हम जो आगे जो इस किताब में जो दे रखा है वो दुर्ग के बारे में दे रखा है, तो हम आगे चलते हैं। इसमें दुर्ग आपने नाम एक और सुना होगा, इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम इनके लिए प्रयोग किया जाता है। किला, दुर्ग, गढ़, ये सब इन्हीं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये तो आपको पता होगा कि दुर्ग का निर्माण राजा महाराजाओं ने जो है अपनी सुरक्षा के लिए करवाया था। आज भी आप ज्यादातर जो दुर्ग देखोगे वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बने हुए हैं। पहाड़ी पे बनाने का मतलब है दुर्ग कि कोई भी अगर राजा उन पे आक्रमण करेगा तो उनको पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा। तो पहाड़ी के ऊपर से उनके ऊपर आक्रमण करना या उनके आक्रमण करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए जो भी राजा दुर्ग बनाते थे पहले वो ऊंची पहाड़ी पे बनाते थे। हालांकि सभी दुर्ग पहाड़ियों पे नहीं मिलते हैं, जैसे कि अभी आरएस ने पूछा था गागरोन दुर्ग के बारे में, गागरोन एक जल दुर्ग है और धानवन दुर्ग भी हमें मिलते हैं। तो राजस्थान के राजा महाराजा सामंत और ठिकानेदारों ने राज्य की तथा स्वयं की रक्षा हेतु बड़ी संख्या में दुर्गों का निर्माण करवाया है। कुछ दुर्ग सामरिक दृष्टि से अति उपयोगी थे। सामरिक दृष्टि का मतलब होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से
राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से। और कुछ दुर्ग तो ये प्रदेश की आज धरोहर भी, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग ले ले, मेहरानगढ़ का दुर्ग ले ले, ये सब आज राजस्थान की प्रमुख धरोहर में भी शामिल किए जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक प्रमुख ग्रंथ शुक्र नीति का आपने नाम सुना होगा, उसमें 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार। और कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में दुर्ग की 4 श्रेणियां निर्धारित की है। अर्थशास्त्र भी ध्यान रखना, इनका ग्रंथ है कौटिल्य का। तो शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग? 9 प्रकार के। और कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में दुर्गों की कितनी श्रेणियां निर्धारित की? 4। देखना, कौटिल्य ने ओदक दुर्ग, पर्वत या पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग, 4 श्रेणियां। ओदक दुर्ग, पार्वत, धान और वन दुर्ग। कुछ विद्वान स्थल पर बने दुर्ग की भी एक प्रत्यक्ष श्रेणी स्थल दुर्ग को मानते हैं। राजस्थान में ये सभी प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं, मतलब ओदक प्रकार के दुर्ग भी, पर्वत या पार्वत प्रकार के दुर्ग भी, धानवन प्रकार के दुर्ग भी और वन प्रकार के दुर्ग भी राजस्थान में देखने को हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ओदुक दुर्ग। यह जल दुर्ग है। ओदुक का मतलब जल है, ओदुक जल दुर्ग है। जैसे कि गागरोन दुर्ग, गागरोन का जो दुर्ग है वो एक जल किला है या जल दुर्ग है, तो इंपोर्ट है। काफी बार पूछा गया है गागरोन के किले के बारे में, और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है या नहीं है। तो ध्यान रहे, गागरोन झालावाड़ में पड़ता है। तो गागरोन दुर्ग एक ओदुक दुर्ग है। कभी कभी ध्यान रहे कि आपको जल दुर्ग न देखे ओदुक दे देगा, निम्न में से कौन सा ओदुक दुर्ग है, तो कंफ्यूज ना हो। ओदुक का मतलब जल दुर्ग है। जल का मतलब है कि जो जल से गिरा हुआ है। जैसे गागरोन है तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है, तो दोनों ओर से इसके आप देखोगे तो ये जल से गिरा हुआ है, तो इसलिए इसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो थोड़ी बहुत पहाड़ी पे बना हुआ है, लेकिन ऊंची ज्यादा पहाड़ी नहीं है, तो जल दुर्ग की श्रेणी में ही शामिल किया जाता है। अब हम देख पार्वत दुर्ग। यह ऊंची पहाड़ियों पर स्थित होता है, जैसे कि जालोर दुर्ग है, जिसको हम पार्वत दुर्ग, इसका एक नाम और आता है गिरी पर्वत या गिरी दुर्ग। गिरी यानी भी पर्वत होता है, गिरी दुर्ग, तो दोनों एक ही बात है। या तो पार्वत दुर्ग देगा या गिरी दुर्ग देगा। जैसे कि जालोर का किला क्या है? गिरी। सिवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, तारागढ़, मेहरानगढ़, ये मेहरानगढ़ है। मेहरानगढ़, जयगढ़ आदि दुर्ग इसी श्रेणी के पर्वत दुर्ग है। ये जालोर का जालोर जिले में, सिवाना बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ जिले में, ये सवाईमाधोपुर में है। तारागढ़ अजमेर में भी है, बूंदी में भी है, दोनों ही गिरी दुर्ग है। ध्यान है, अजमेर वाला भी गिरी दुर्ग है, बूंदी वाला भी गिरी दुर्ग है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है और जयगढ़ जयपुर में। ये जयगढ़ जयपुर में है और मेहरानगढ़ जोधपुर में। ये सारे के सारे दुर्ग गिरी दुर्ग है या पर्वत दुर्ग है। ओदुक दुर्ग मैं दोबारा बता रहा हूं, जल दुर्ग है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, जल दुर्ग है। पार्वत या गिरी दुर्ग पर्वतों से जो गिरे हुए हैं या पर्वतों पे जो बने हुए हैं, जालोर, सिवाना, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, तारागढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़। इसके अलावा बहुत सारे और भी दुर्ग है राजस्थान में जो कि इसी श्रेणी में आते हैं। अब हम देखते हैं धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग मतलब जो कि मरुभूमि में या मरुस्थल में बने हुए हैं। जैसे कि जैसलमेर के किले का नाम आपने सुना होगा, जो सोनारगढ़ का किला कहा जाता है। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है। जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग इसी श्रेणी में आता है, और इसको बोलते हैं सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला या सोनारगढ़ का दुर्ग किसे बोलते हैं? जैसलमेर के किले को, जो कि मरुस्थल में ही बना हुआ है। सोनारगढ़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब उस पे सूर्य की सुबह या शाम प्रकाश पड़ता तो वो सोने के जैसा थोड़ा दिखाई देता है, इसलिए उसको सोनारगढ़ बोलते हैं। ये एक धानवन दुर्ग है या मरु दुर्ग बोलते हैं। अब हम देखते हैं वन दुर्ग। नाम से पता लग रहा है वन, जो जंगल में बना हुआ है, वन दुर्ग होता है। सिवाना का दुर्ग इसी को टिकाता है। सिवाना यहाँ पर्वत दुर्ग भी है और वन दुर्ग में भी है।
तो ये 4 प्रकार के दुर्ग अपने यहाँ हो गए हैं कौटिल्य के अनुसार। कुछ विद्वान स्थल दुर्ग भी मानते हैं जो स्थल पे बने हुए हैं, जैसे बीकानेर का है, नागौर का है, चौमू का है, माधोराजपुरा का है, ये सब स्थल दुर्ग में ही आते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला धानव दुर्ग श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणी की विशेषताएं रखता है। तो जैसे चित्तौड़गढ़ का ये बता रहा है कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग धानव दुर्ग की श्रेणी को, धानव मतलब मरुभूमि को छोड़ के बाकी सभी, जैसे उसको आप वन दुर्ग में भी रख सकते हो क्योंकि चारों ओर से वनों से घिरा हुआ है चित्तौड़गढ़ का, पर्वत पे बना हुआ है, पर्वतीय और नदी भी गुजरती है उसके पास है, तो उसको जल दुर्ग में भी आप रख सकते हैं चित्तौड़गढ़ के किले को, लेकिन धानवन दुर्ग या मरुभूमि में नहीं रख सकते। इसी कारण राजस्थान में एक कहावत भी है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब क्या गढ़ेया। ध्यान रहे कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब क्या है गढ़ेया। कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ ये, बाकी तो सब छोटे मोटे किले हैं। इसका मतलब यह है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ेया। मिट्टी के किले हनुमानगढ़ का बटनेर और भरतपुर का लोहागढ़, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि बटनेर का किला कहां पर है, हनुमानगढ़ में, और लोहागढ़ तो पता ही है भरतपुर में है। ये बता रहा है कि मिट्टी के किले, लोहागढ़ तो वैसे भरतपुर में है, जो स्थल पे ही बना हुआ है, पहाड़ी पे तो नहीं है, इसके चारों ओर गहरी खाई बनी हुई है पानी की। और बटनेर का किला एक हनुमानगढ़ जिले में स्थित है राजस्थान के, ये भी प्रमुख दुर्ग है। अब हम देखते हैं आगे, तो आप इनमें से प्रमुख दुर्गों के कौन सा दुर्ग कहां है, ध्यान रहिए। अब हम देखते हैं साथियों राजस्थान के प्रमुख दुर्ग।